वेलकम टू टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी। मैं मुकेश आज आपके साथ डिस्कस करूंगा शियर स्ट्रेंथ चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें हम सीखेंगे कि टेस्ट कैसे करते हैं शियर स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। तो सबसे पहला जो टेस्ट हमें डिस्कस करना था वो था डायरेक्ट शियर टेस्ट। तो इस वीडियो में हम डायरेक्ट शियर टेस्ट, वेन शियर टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट और दो छोटी मोटी डिफिनेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं अपना डायरेक्ट शियर टेस्ट, सीधा अपरूपण परीक्षण इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक हम अपैरेटस लेते हैं जो कि कैसा होता है, वर्गाकार शेप में होता है, वर्गाकार शेप में होता है। ठीक है, जिसका साइज होता है 6x6 इंटू 2, मतलब 6x6 × 2 सेंटीमीटर साइज का एक बॉक्स होता है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक पार्ट इधर एक इधर। ठीक है, इसके बाद में इसमें हम क्या करते हैं कि इस बॉक्स को आपस में जोड़ने के लिए इसमें पेंच लगे रहते हैं। इस बॉक्स को आपस में जोड़ने के लिए क्या लगे रहते हैं? पेंच लगे रहते हैं। उन पेंच की सहायता से इस बॉक्स को आपस में जोड़ देते हैं और इसी बॉक्स में क्या करते हैं, हम सैंपल को अपना फिल कर देते हैं। ठीक, जो भी आपका सॉइल सैंपल है जिसकी हमें स्ट्रेंथ पता करनी है, उस सॉइल सैंपल को इसमें क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं और उस सैंपल पर फिर हम धीरे धीरे नॉर्मल लोड लगाते हैं। ठीक है, नॉर्मल लोड या फिर अभिलंब बल लगाते हैं और अभिलंब बल एक निश्चित दर से लगाते हैं, मतलब एक निश्चित रेट होती है जिस रेट से हम उसको लगाते रहते हैं, जब तक लगाते हैं जब तक कि हमारा जो सैंपल है वो फेल ना कर जाए। ठीक है, जिस भी नॉर्मल लोड पे हमारा सैंपल फेल कर जाता है उस लोड को हम नोट कर लेते हैं। उस लोड को नोट करने के बाद उसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे? एरिया से। किससे? एरिया से। एरिया ऑफ द जो हमारा बॉक्स था या सैंपल था। ठीक है, 6x6 से 36 से हम इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करके यहाँ पे हम प्राप्त कर लेते हैं क्या? डिवाइड करके प्राप्त कर लेते हैं हम अपना शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ, ठीक है, क्या प्राप्त कर लेते हैं? शियर स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इसमें एक वर्गाकार बॉक्स होता है जिसका साइज 6x6 × 2 सेंटीमीटर होता है। बॉक्स दो भागों में बट जाता है। बॉक्स को आपस में जोड़ने के लिए पेंचों का प्रयोग किया जाता है। बॉक्स को एक पात्र पर रखते हैं, पात्र को रोलर पर रखा जाता है और इस बॉक्स में हम सैंपल को रखते हैं। ठीक है, इस बॉक्स में क्या करते हैं, सैंपल को रखते हैं और इसमें लोडिंग फ्रेम की मदद से जो हम अभिलंब बल लगाते हैं। अभिलंब बल एक निश्चित दर से लगाते हैं और वह तब तक लगाते हैं जब तक कि सैंपल आपका भंग या फेल ना हो जाए। मृदा की शियर स्ट्रेंथ प्रूविंग रिंग की मदद से ज्ञात कर लेते हैं। प्रूविंग रिंग जो कि आपकी इसी अपैरेटस में लगी होती है, इसकी मदद से हम ये डायल गेज की मदद से और इस प्रूविंग रिंग की मदद से क्या कर लेते हैं, ये आपकी प्रूविंग रिंग होती है और ये आपका क्या होता है, ये डायल गेज होता है। इन दोनों की मदद से जो भी हमारे रीडिंग्स आती हैं उनको हम नोट कर लेते हैं और फिर एक ग्राफ ड्रा करते हैं किसके बीच में, आपका जो नॉर्मल स्ट्रेस है और या फिर नॉर्मल लोड है और फिर और जो आपके शियर स्ट्रेस है, उनके बीच में हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं जिसमें हम एक्स एक्सिस पे क्या लिखते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। ये आपका एक्स एक्सिस है, इस पे हम लेते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, इस पे हम लेते हैं नॉर्मल स्ट्रेस और जो आपका वाई एक्सिस है इस पे हम क्या लेते हैं, इस पे हम लेते हैं शियर स्ट्रेस। इस पे क्या लेते हैं, शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो इन दोनों की मदद से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के बीच में ग्राफ ड्रा कर लेते हैं और इस ग्राफ की मदद से फिर हम जो आपके एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई की वैल्यू है, जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई की वैल्यू है और साथ ही साथ जो आपका कोहेजन सी की वैल्यू है, कोहेजन यानी सी की वैल्यू है, उनको भी हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा सेटअप है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इस टेस्ट के एडवांटेज क्या होते हैं, तो अगर इस टेस्ट के एडवांटेज यानी लाभ की बात करें तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि ये बहुत ही इजी होता है करने में। कैसा होता है, इजी यानी सरल होता है और इसमें समय बहुत कम लगता है। क्या समय बहुत कम लगता है? ठीक है, समय कम लगता है। साथ ही साथ ससंजनहीन मृदाओं जैसे बालू आदि के लिए उचित है, यानी जो कोहेजनलेस सॉइल होती है जैसे आपकी सैंड हो गई, इनके लिए ये टेस्ट बहुत ही सही रहता है। ठीक है, इनके कुछ डिसएडवांटेज हैं जैसे कि समय बीत जाने पर प्रतिबल क्षेत्रफल कम हो जाता है। जो आपका प्रतिबल का क्षेत्र है यानी जिस पे स्ट्रेस अप्लाई हो रही है, वो टाइम बीत जाने पे वो बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ सैंपल में जल प्रवाह पर नियंत्रण नहीं रह जाता है। जो आपका सैंपल है उसमें जो फ्लो ऑफ वाटर है वो भी आपका सही से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये इसके क्या थे, डिसएडवांटेज थे। अब इसी टेस्ट पे आधारित एक प्रश्न है, आइए देखते हैं क्या है प्रश्न।
कह रहा है कि बलुई मिट्टी का डायरेक्ट शेयर टेस्ट, बलुई मिट्टी का डायरेक्ट शेयर टेस्ट करने पर निम्न रीडिंग प्राप्त हुई। कह रहा है कि हमने एक बलुई मिट्टी थी जिसका क्या किया, डायरेक्ट शेयर टेस्ट किया और उस पर हमें निम्नलिखित रीडिंग प्राप्त हुई। क्या क्या रीडिंग प्राप्त हुई, उसका आपको दिया है कि नॉर्मल स्ट्रेस उसको मिला 0.35 किलो न्यूटन, शियर स्ट्रेस मिला 0.19 किलो न्यूटन, एरिया ऑफ सैंपल मिला 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे बता रहा है, बताइए आंतरिक घर्षण कोण क्या होगा, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन यानी फाई की वैल्यू क्या होगी। तो आपसे फाई की वैल्यू पूछी है, ठीक है। अगर आपसे फाई की वैल्यू पूछी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी नॉर्मल स्ट्रेस। क्या निकालनी पड़ेगी, नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है, नॉर्मल लोड, नॉर्मल लोड बटा एरिया, बटे में क्या एरिया। तो नॉर्मल लोड आपका कितना था 0.35, 0.35 अपॉन एरिया कितना है 36, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको मीटर में बदल लेंगे, मीटर स्क्वायर में तो 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये नॉर्मल स्ट्रेस जो आएगी, तो नॉर्मल स्ट्रेस आएगी वह आपकी कितनी आएगी, नॉर्मल स्ट्रेस आपकी आएगी 97.22 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, नॉर्मल स्ट्रेस आ गया। अब आपको पता है कि जो अपरूपण प्रतिबल होता है वो क्या होता है, अपरूपण बल बटे क्षेत्रफल, यानी जो आपकी शियर स्ट्रेस है, क्या शियर स्ट्रेस है वो कितनी होती है, वो आपकी होती है शियर लोड, शियर लोड, शियर लोड अपॉन में एरिया, शियर लोड अपॉन में एरिया। तो शियर लोड आपका प्रश्न में दिया गया है कितना है 0.19, 0.19 किलो न्यूटन अपॉन में एरिया आपका 36 गुना 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो शियर स्ट्रेस निकल के आएगी वह आपकी कितनी आ जाएगी, जो शियर स्ट्रेस निकल के आएगी वो आएगी 5.78 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपका यहाँ से जो शियर स्ट्रेस निकल के आया वो आ गया 5.78 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है, अब आपको पता है कि क्वेश्चन में दिया गया है कि बलुई मिट्टी है। अब चूंकि बलुई मिट्टी है, चूंकि मिट्टी कैसी है, मिट्टी बलुई है यानी सैंड है, क्या है सैंड है। तो सैंड कैसी होती है आपकी कोहेजनलेस होती है, यानी इसके लिए सी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो टाउ एफ होता है वो क्या होता है सी प्लस सिग्मा टेन फाइव, सी प्लस सिग्मा टेन फाइव होता है। सी 0 हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, अगर सी 0 हो गया तो क्या बचा, तो यहाँ से टाउ एफ इक्वल टू बचा सिग्मा टेन फाइव, सिग्मा टेन फाइव, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, ये बचा सिग्मा टेन फाइव और यहाँ से अगर आप टेन फाइव की वैल्यू निकालें, यहाँ से आप क्या करें टेन फाइव की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन टाउ एफ, ठीक है, सिग्मा अपॉन टाउ एफ। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आई है 97.22, कितनी आई है 97.22 अपॉन में टाउ एफ की वैल्यू कितनी आई है 5.78, कितनी आई है 5.78, ठीक है। टाउ एफ की वैल्यू कितनी आई है 5.78, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए कितना 5.78, ठीक है। यहाँ पे हमने टाउ एफ की वैल्यू पुट कर दी 5.78, तो यहाँ से जो फाई की वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी आ जाएगी 28.5 डिग्री, 28.5 डिग्री। इसको सॉल्व कर लीजिएगा और फाई की वैल्यू देख चेक कर लीजिएगा कि सही है कि नहीं, ठीक है। ये आपका हो गया इस पे एक एग्जांपल। अब आगे हम अपने दूसरे टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं और वो है आपका अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट या इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिद्ध, अपरिद्ध संपीड़न टेस्ट, ठीक है। अपरिद्ध संपीड़न टेस्ट यानी अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें जो हम लोडिंग अप्लाई करते हैं वो टाई एक्सियल लोडिंग अप्लाई करते हैं, यानी जो आप इसकी जो तीनों दिशाएं हैं उनसे हम क्या करते हैं इस पे लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है। और इसका जो सेल दाब होता है, जो कन्फाइनिंग प्रेशर होता है वो शून्य होता है, इसमें जो कन्फाइनिंग प्रेशर होता है वो शून्य होता है, ठीक है। कन्फाइनिंग प्रेशर इसमें शून्य होता है और ये सॉइल आपकी कोहेसिव सॉइल के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होती है, या फिर यह टेस्ट जो होता है वो आपका कोहेसिव सॉइल्स के लिए, यानी जो सॉइल्स आपकी कोहेसिव सॉइल्स होती हैं
असंजक मृदाएं होती हैं जिनमें सी की वैल्यू मौजूद होती है, उनके लिए ये सॉइल आपकी ज्यादा ये टेस्ट जो आपका होता है ये ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक बेलनाकार सैंपल बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक बेलनाकार सैंपल बनाते हैं जिसकी ऊंचाई एवं व्यास का अनुपात 2:1 होता है। क्या होता है कि जिसकी ऊंचाई और व्यास का जो अनुपात होता है वो 2:1 के अनुपात में होता है। ठीक है, 2:1 के अनुपात में होता है। और उस पे हम फिर क्या करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। किस तरीके से, ये आपका हैंडल लगा होता है, ये प्रोविंग होती है। इस हैंडल को घुमाकर स्ट्रेस को नीचे की तरफ बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ बढ़ाते चले जाते हैं और उस स्ट्रेस को जब तक बढ़ाते रहते हैं जब तक कि जो सॉइल की सैंपल की लंबाई थी, जो सॉइल सैंपल की लंबाई थी वो कुछ इस तरीके का था, जब तक कि इस तरीके का ना हो जाए तब तक बढ़ाते हैं, जब तक कि वो जो लंबाई है उसमें 20% का अंतर ना आ जाए। मतलब जो भी लंबाई आपकी थी उसमें अगर 20% का डिफॉर्मेशन हो गया तो वहीं पे हम स्ट्रेस अप्लाई करना बंद कर देते हैं और हम बता देते हैं कि ये सॉइल क्या हो गई, फेल हो गई। और उसी 20% के फेलियर पे जो आपका स्ट्रेस आता है वही आपका क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। कौन सा स्ट्रेस होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। ठीक है, सॉइल का कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसमें हम बात करें, नेक्स्ट हम देखें कि जो ये टेस्ट होता है इसमें और क्या होता है। इस परीक्षण में नमूने अर्थात प्रतिदर्श पर कोई सेल दाब ना होने के कारण प्रतिदर्श की अपरूपण सामर्थ्य संपीड़न के सामर्थ्य ज्ञात करके प्राप्त की जा सकती है, इसलिए इस परीक्षण को अपरूपण संपीड़न परीक्षण कहते हैं। ठीक है, मतलब जो ये हमने पहले बताया कि ये जो सैंपल होता है इसमें जो कन्फाइनिंग प्रेशर होता है, सी की कन्फाइनिंग प्रेशर होता है वो कितना होता है, 0 होता है। इस वजह से जो इसकी शियर स्ट्रेंथ होती है उसको हम कंप्रेशन स्ट्रेंथ के बराबर मान सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका सॉइल सैंपल होता है इस पर बल लगाने के बाद उसकी लंबाई में कमी आ जाती है, लेकिन उसका व्यास क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसा अभी आपको हमने पिछले चित्र में दिखाया था कि उसकी लंबाई में तो कमी आ गई थी लेकिन उसका व्यास क्या हो रहा था, बढ़ गया था। ठीक है, व्यास बढ़ जाता है अर्थात प्रतिदर्श को संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए उसके बदले हुए व्यास के क्षेत्रफल से ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि जो उसका जो आप शियर स्ट्रेंथ निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, आप जो बदला हुआ एरिया आएगा उससे डिवाइड करके निकालेंगे। ठीक है, यह परीक्षण केवल संतृप्त मृत्तिकाओं के लिए उचित है, यानी जो आपकी सैचुरेटेड क्ले हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ हम इसका यूज कर सकते हैं। और इसमें जो फाई होती है, जो फाई की वैल्यू होती है, ये फाई है, फाई का मान जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, इस टेस्ट को जब भी हम करेंगे जब आपका फाई का मान 0 होगा। और फाई का मान 0 किसके लिए होता है, फाई का मान आपका संतृप्त क्ले या फिर मृत्तिकाओं के लिए फाई का मान 0 होता है। ठीक है, तो ये था टेस्ट हमारा कौन सा, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट। अब अगर इसमें हम देखें कि कूलाम के समीकरण में हम क्या करें, अगर फाई बराबर 0 कर दें, अगर जो आपका कूलाम का समीकरण था उसमें हम क्या करें, फाई बराबर 0 रख दें और अगर इसकी संपीड़न सामर्थ्य सिग्मा 1 2c अगर हो तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो होगा आपका कि जो टाउ एफ है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2c के बराबर हो जाएगा। टाउ एफ किसके बराबर हो जाएगा, 2c के बराबर हो जाएगा। ठीक है, टाउ एफ हो गया आपका c के बराबर हो जाएगा। ठीक है, टाउ एफ किसके बराबर हो गया, c, क्योंकि फाइव 0 है तो टाउ इक्वेशन देख लेते हैं। टाउ एफ इक्वल टू क्या होता है, c प्लस सिग्मा tan फाई, ये आपकी इक्वेशन होती है। अगर फाई 0 है तो tan फाई और सिग्मा 0 हो गया तो क्या बचा, टाउ एफ इक्वल टू c बचा। टाउ एफ इक्वल टू क्या बचा, c बचा। और आपको पता है c इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा 1/2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टाउ एफ इक्वल टू सिग्मा 1/2, ये हो गया। ठीक है, टाउ एफ इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा 1/2। ठीक है, अब अगर आपने मान लिया कि सिग्मा 1 कब थी, स्ट्रेस एट फेल्योर थी। ये क्या थी, स्ट्रेस एट फेल्योर। जब आपका सॉइल सैंपल फेल हो रहा था तब जो आपकी स्ट्रेस थी वो क्या थी, सिग्मा 1 थी। तो सिग्मा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 इक्वल टू हो जाएगा विफल होने पर अक्षीय भार। जब आपका सॉइल सैंपल फेल हुआ, विफल हुआ, तो विफल होने पर अक्षीय भार, विफल होने पर अक्षीय भार एक्सियल लोड एट द फेलियर अपॉन में हो जाएगा आपका विफल होने पर क्षेत्रफल। विफल होने पर क्षेत्रफल, ये किसके बराबर हो गया आपका, विफल होने पर क्षेत्रफल के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, सिग्मा 1 आ गया। इसको आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे, अभी आपका न्यूमेरिकल में यूज होगा। ठीक है, इसके अगर गुण की बात करें, इसकी जो कुछ मेरिट थी
तो इसका मेरिट यानी गुण इसके क्या थे? तो सबसे पहला इसका ये था कि यह उपयोग विस्तृत है एवं परीक्षण शीघ्र हो जाता है। इससे जो आप टेस्ट करते हैं वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। ठीक है, यह संतृप्त मृदाओं के लिए उपयुक्त है। पहले मैं बता चुका हूँ ये कैसी कोहेसिव सॉइल और सैचुरेटेड सॉइल्स के लिए ये यूजफुल है। ठीक है, इसमें मृदाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इस परीक्षण में ट्राइएक्सियल परीक्षण की तुलना में कम लागत आती है। ठीक है, इस परीक्षण में क्या होता है कि जो आपका ट्राइएक्सियल टेस्ट होता है, ट्राइएक्सियल टेस्ट होता है, उसकी तुलना में इसमें क्या आता है, कम थोड़ा लागत आती है। ठीक है, दोष इसके कुछ हैं कि यह केवल होमोजीनियस मृदाओं के लिए उपयुक्त है। जो आपकी होमोजीनियस मृदा होती हैं, सॉइल्स होती हैं, उनके लिए सिर्फ इसको हम यूज कर सकते हैं और नॉन कोहेसिव सॉइल्स के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यानी जो कोहेजनलेस सॉइल है उनके लिए आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक न्यूमेरिकल है, इसी टेस्ट पे बेस्ड। कह रहा है संतृप्त मृतिका के बेलनाकार नमूने पर, क्या एक संतृप्त मृतिका है जिसका बेलनाकार नमूना दिया गया है, उस नमूने पर उसका व्यास है 4 सेंटीमीटर। व्यास यानी डाया कितनी दी गई है, डाया दी गई है 4 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। लेंथ दी गई है, लेंथ एल की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर। डाया डी की वैल्यू दी गई है 4 सेंटीमीटर। कह रहा है जिस पर अपरिद्ध संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण किया गया है, प्रतिदर्श 0.42 किलो न्यूटन भार पर फेल हो गया। कह रहा है कि सैंपल है वो 0.42 किलो न्यूटन भार पर क्या कर गया, फेल कर गया। तो मतलब जो इसका वो लोड है कब, लोड एट फेलियर, लोड एट फेलियर। तो जो लोड एट फेलियर है वो है आपका 0.42 किलो न्यूटन, 0.42 किलो न्यूटन। ठीक है, इसके बाद में प्रतिदर्श की लंबाई, प्रतिदर्श की लंबाई 8 mm है। प्रतिदर्श की लंबाई क्या है, 8 mm है। प्रतिदर्श की लंबाई, प्रतिदर्श की लंबाई कितनी है, 8 mm है। ठीक है, सैंपल की लंबाई कितनी है, सैंपल की लंबाई आपकी है 8 mm। ठीक है, सैंपल की लंबाई कितनी है, 8 mm। अब अगर इसका हम प्रारंभिक क्षेत्रफल निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखिए प्रारंभिक क्षेत्रफल, प्रारंभिक क्षेत्रफल A1 की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी, π/4 इंटू में डी स्क्वायर, π/4 इंटू में डी की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ रख दीजिए कितना, 4 का स्क्वायर। तो इसका अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से A1 की वैल्यू कितनी आएगी, A1 की वैल्यू आपकी आ गई 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। A1 की वैल्यू आपकी आ गई 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम क्या निकालना चाहें, स्ट्रेन निकालना चाहें, स्ट्रेन यानी विकृति कि कितना चेंज आया, कितना चेंज आया। तो चेंज कितना आया, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल कितना आया, 8 mm। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, 8 mm, यानी इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने से 0.8 अपॉन एल की वैल्यू कितनी है, 8। ये क्या है, डेल्टा एल है। ठीक है, डेल्टा एल 0.8 अपॉन 8 हो गया। इसको अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.1। कितना आ गया, 0.1। यानी जो स्ट्रेन आई है आपकी, स्ट्रेन कितनी आ गई, 0.1 आ गई। स्ट्रेन की यूनिट लेस होगा। ठीक है, स्ट्रेन की यूनिट क्या होगी, कोई यूनिट नहीं होगी, इसलिए ये यूनिट लेस होगा। स्ट्रेन की वैल्यू आ गई 0.1। अब अगर हम क्या करें, भंग होने के बाद क्षेत्रफल निकालें। भंग होने के बाद, भंग होने के बाद जो आपका सॉइल सैंपल है फेल हो गया, सॉइल सैंपल फेल होने के बाद A2 निकालें, यानी एरिया निकालें A2। तो A2 क्या हो जाएगा, A1 अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन, या एप्सिलॉन क्या है आपके स्ट्रेन है, या E। ठीक है, E या फिर एप्सिलॉन। तो A1 की वैल्यू कितनी दी गई है, A1 की वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में, जो आपने अभी निकाली थी वो थी 12.57। कितनी थी, 12.57, 12.57 अपॉन 1 माइनस 0.1। ई की वैल्यू कितनी है, 0.1 है। तो इसको अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो जो A2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 13.97 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए, A2 इक्वल टू आएगा 13.97 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको निकालनी है इसकी क्या, संपीड़न सामर्थ्य।
अपरिरुद्ध संपीड़न सामर्थ्य, कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अभी हमने बताया क्या होती है, तो इसकी जो कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी, सीसी स्ट्रेंथ जो आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी लोड एट फेलियर, लोड एट फेलियर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा एरिया एट फेलियर, एरिया एट फेलियर। यानी जब आपका सॉइल सैंपल फेल हुआ तब लोड कितना था और एरिया कितना था, उनका रेशियो क्या होगा, कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी। तो लोड आपका कितना था, क्वेश्चन में दिया हुआ है लोड था 0.42 किलो न्यूटन, अपॉन में जो एरिया एट फेलियर था वो कितना था, तो एरिया था 13.97, ठीक है 13.97 सेंटीमीटर में था, तो इसको मीटर में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वही आपकी कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अपरिरुद्ध संपीड़न सामर्थ्य होगी। इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए कि कितना आया, और वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। अब अगर हम इस टेस्ट की बात करें तो इस टेस्ट के कुछ क्या है, इस टेस्ट में ये आपका कौन सा टेस्ट था, ये आपका था अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट, ठीक है, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। अब आप पढ़ेंगे वेन शियर टेस्ट, अपना जो शियर स्ट्रेंथ टॉपिक है उसका लास्ट टेस्ट पढ़ेंगे, इसका नाम है वेन शियर टेस्ट। तो ये जो टेस्ट होता है ये सॉफ्ट क्ले और सिल्ट की अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए किया जाता है, किसके लिए, सिल्ट और, ये आपका किया जाता है सॉफ्ट क्ले एंड सिल्ट की, जो आपके सॉफ्ट क्ले होती है और सिल्ट होती है उसकी अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है, ठीक है। और ये टेस्ट जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें एक छड़ लगी होती है, इसमें क्या लगी होती है, एक छड़ लगी होती है, और इस छड़ के निचले हिस्से में 4 ब्लेड लगी होती है जिनको हम वेन बोलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। ये आपकी एक छड़ है और इसमें हम क्या करते हैं, ब्लेड लगा देते हैं, 4 ब्लेड लगा देते हैं निचले हिस्से में, जिनको हम क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं, ठीक है, वेन बोलते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, एक बोरिंग पिट बना के क्या बनाते हैं, बोरिंग पिट बनाते हैं, यानी एक गड्ढा खोदते हैं और उसमें इसको हम क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं, ठीक है, उसी बोरिंग पिट में इसको क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं। और इसको हम टॉर्क रॉड, ये जो हमारी इसमें छड़ लगी होती है इसको हम टॉर्क रॉड बोलते हैं, और इसकी मदद से क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं, ठीक है, इस पे क्या करते हैं, घूर्ण बल लगाते हैं, ठीक है, घूर्णन बल लगाते हैं। तो ये इस तरीके से इस डायरेक्शन में क्या करता है, घूर्णन गति करता है। तो ये जब ब्लेड्स घूमती हैं तो जो सॉइल होती है उसमें ये क्या करती हैं, उसको उथल-पुथल करने की कोशिश करती हैं। तो जो आपकी सॉइल होती है वो क्या करती है, एक रेजिस्टेंस उत्पन्न करती है, ठीक है, रेजिस्टेंस उत्पन्न करती है। तो जो रेजिस्टेंस उत्पन्न करती है कि वो ना घूमे, ठीक है। तो जब तक आपकी सॉइल, जब हमने इसको घुमाया और आपके सॉइल ने क्या किया कि उसको रजिस्ट करती रही, और जहां पे फेल हो गई, तो जिस पॉइंट पे सॉइल आपकी क्या कर गई, फेल कर गई, उसी पॉइंट पे हम क्या करते हैं, इस घूर्णन बल को लगाना बंद कर देते हैं, ठीक है। इस घूर्णन बल को हमने क्या कर दिया, लगाना बंद कर दिया, और उसको हमने क्या कर लिया, जो रीडिंग्स आई उसको हमने नोट कर लिया। वही आपकी क्या कहलाई, वही आपकी कहलाई अनड्रेन्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, अनड्रेन्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। आइए देखते हैं इसमें। तो आपको पता है इसमें क्या होता है, सबसे पहले मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि जो आपकी वेन है उसकी ऊंचाई h है, जो आपने वेन लगाई है उसकी ऊंचाई कितनी है, यहाँ लिखिए, माना जो वेन है, वेन की ऊंचाई h है, वेन की ऊंचाई कितनी है, कैपिटल H है, ठीक है। और जो व्यास है, वेन का क्या है, व्यास है वो क्या है, कैपिटल D है, ठीक है, वो क्या है, कैपिटल D है। और अगर इस पर SU आपका क्या लग रहा हो, शियर स्ट्रेस लग रही हो, शियर स्ट्रेस लग रही है, ठीक है। अगर शियर स्ट्रेस SU हो तो जो रेजिस्टेंस आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से d/2, इंटीग्रेशन 0 से d/2 2 पाई r इंटू डी आर, 2 पाई r इंटू डी आर इंटू SU, ठीक है, 2 पाई r dr SU। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कि जितना रेजिस्टेंस आपकी जो सैंपल था उसने लगाया, ठीक है, आपकी जो सॉइल थी उसने कितना रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पाई d इंटू एच, पाई d इंटू एच इंटू SU,
ये आपका आ जाएगा मैक्सिमम प्रतिरोध, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ये आपका क्या आ गया, मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ गया। मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, पाई डीएच इंटू एस यू, पाई डीएच इंटू एस यू आपका क्या आ गया, मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ गया। तो अब क्या करें, अगर हम ये दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो जो आपकी टी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो टी की वैल्यू है वो क्या आएगी, टी की वैल्यू आएगी पाई डी एच एस यू, पाई डी एच एस यू गुणा डी बाई टू, गुणा डी बाई टू प्लस टू इंटू इंटीग्रेशन 0 to d by 2, 0 to d by 2, 2 pi r dr, 2 pi r dr into SU। ये आपका क्या आ गया, ये आपका फाइनल जो आपका t था वो आ गया इंटू में r, ठीक है, SU इंटू r। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, जो टोटल स्ट्रेंथ आ गई इसकी, ठीक है, टोटल कंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ गई, अंडर शियर स्ट्रेंथ आ गई। अब इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से जो टी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जो यहाँ से टी की वैल्यू आएगी वो आएगी पाई डी स्क्वायर एस यू, पाई डी स्क्वायर एस यू एच बाई टू प्लस डी बाई सिक्स, एच बाई टू प्लस डी बाई सिक्स, टी इक्वल टू आ गया पाई डी स्क्वायर एस यू एच बाई टू प्लस डी बाई सिक्स। ठीक है, या फिर और यहाँ लिख लीजिए, और t इक्वल टू हो जाएगा t अपॉन या एस यू इक्वल टू हो जाएगा, एस यू इक्वल टू हो जाएगा टी अपॉन पाई डी स्क्वायर एच बाई टू प्लस डी बाई सिक्स, एच बाई टू प्लस डी बाई सिक्स। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है, मेन चीज क्या है, टी इक्वल टू पाई डी स्क्वायर एस यू ब्रैकेट में एच बाई टू प्लस डी बाई सिक्स। ठीक है, प्लस डी बाई सिक्स। ये आपका क्या हो गया, ये आपका फाइनल जो निकल गया है वो हो गया, जहां टी क्या है, आघूर्ण बल है, एस यू क्या है,